हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना, अध्याय 14। कर्नेलियस फज। हैरी, रॉन और हरमाइनी तो पहले से ही जानते थे कि दुर्भाग्य से हैग्रिड को बड़े और भयानक जानवर पसंद थे। जिस साल वे हॉगवर्ट्स में पढ़ने आए थे, उसी साल हैग्रिड ने लकड़ी के अपने छोटे से घर में ड्रैगन पालने की कोशिश की थी। इसके अलावा उसके 3 सिर वाले विशाल काय कुत्ते फ्लपी को शायद ही कभी भूल पाएंगे। हैरी को यकीन था, अगर किशोरावस्था में हैग्रिड को ये पता चल गया हो कि महल में कहीं एक भयानक जानवर छुपा है, तो वो उसे देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शायद उसे इस बात का अफसोस हुआ हो कि बेचारा भयानक जानवर इतने लंबे समय तक बंद रहा है और अब उसे अपने पैर सीधे करने का मौका दिया जाना चाहिए। हैरी कल्पना कर सकता था कि 13 साल के हैग्रिड ने उसे जंजीरों और पट्टों से बांधने की कोशिश भी की होगी, परंतु हैरी को पूरा विश्वास था कि हैग्रिड कभी किसी की जान लेने के इरादे से कोई काम नहीं कर सकता था। हरमाइनी बोली, हो सकता है रिडल ने गलत आदमी को पकड़ लिया हो, शायद कोई दूसरा भयानक जानवर लोगों पर हमला कर रहा हो। रॉन ने सपाट लहजे में पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर कितने भयानक जानवर रह सकते हैं? हैरी ने दुखी स्वर में कहा, हम तो ये पहले से ही जानते हैं कि हैग्रिड को स्कूल से निकाल दिया गया था और हैग्रिड को निकालने के बाद हम रुक गए होंगे, वरना रिडल को पुरस्कार नहीं मिलता। रिडल बिल्कुल पर्सी की तरह लगता है, उसे हैग्रिड की जासूसी करने के लिए किसने कहा था? रॉन ने एक अलग दिशा में जाने की कोशिश की। हरमाइनी ने कहा, लेकिन रॉन, उस भयानक जानवर ने किसी की जान ली थी? रॉन ने अपना होंठ काटा, फिर झिझकते हुए पूछा, हैरी, हैग्रिड तुम्हें शूमंतर गली में मिला था, है ना? हाँ, वो वहाँ घोंघों को मारने वाली दवा खरीद रहा था। वो तीनों चुप हो गए। लंबी चुप्पी के बाद हरमाइनी ने झिझकते स्वर में जटिल सवाल पूछा, तुम्हें लगता है हमें हैग्रिड के पास जाकर उस भयानक जानवर के बारे में सवाल पूछना चाहिए? रॉन ने कहा, कितना अच्छा लगेगा जब हम जाकर उससे पूछेंगे, हेलो हैग्रिड, बताओ, क्या तुमने कभी किसी बालों वाले भयानक जानवर को हाल ही में महल में छोड़ा है? अंत में उन्होंने फैसला किया कि जब तक कोई और हमला नहीं होगा, वो हैग्रिड से कुछ नहीं पूछेंगे। और जब हैरी को कई दिनों तक अदृश्य आवाज़ सुनाई नहीं दी और ना ही कोई हमला हुआ, तो उन्हें लगने लगा कि उन्हें हैग्रिड के बारे में इससे कुछ नहीं पूछना पड़ेगा कि उसे स्कूल से क्यों निकाला गया था। जस्टिन और लगभग सिरकटे निक को बेजान हुए लगभग 4 महीने हो चुके थे और सब सोच रहे थे कि हमलावर चाहे जो भी हो, हमेशा के लिए मैदान छोड़ चुका है। पीव्स भी अंततः अपने अरे पॉटर तुम तो हो गड़बड़ पॉटर वाले गीत से ऊब गया था। एक दिन जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में आर्मी मैकमिलन ने बड़ी विनम्रता से हैरी से कुकुर मुक्कों की बाल्टी मांगी और मार्च तक कई मंत्र कवचों ने ग्रीन हाउस नंबर 3 में शोर शराबे वाली एक जोरदार पार्टी मनाई। इससे प्रोफेसर स्प्राउट खुश हो गई। उन्होंने हैरी को बताया, जब वे एक दूसरे के गमलों में जाने की कोशिश करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो वयस्क हो चुके हैं। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को इस तरह की छुट्टी के दौरान सोचने के लिए एक नया विषय मिल गया था। थर्ड ईयर के लिए विषय चुनने का समय आ गया था। ये मामला ऐसा था जिसमें कम से कम हरमाइनी ने बहुत गंभीरता से विचार किया था। इसका हमारे पूरे भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा, उसने रॉन और हैरी को बताया जब वे नए विषयों की सूची पर आंखें गड़ाकर उन पर निशान लगा रहे थे। हैरी बोला, मैं तो जादुई काढ़े का विषय छोड़ना चाहता हूँ। रॉन ने बुझे स्वर में कहा, हम कुछ नहीं छोड़ सकते, हमें अपने सारे पुराने विषय पढ़ना पड़ेंगे, वरना मैं गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय छोड़ देता। हरमाइनी दहशत में आ गई। परंतु वो तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, रॉन ने कहा। हाँ, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह लॉकहार्ट इसे पढ़ाते हैं। मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं सीखा सिवाय इसके कि नन्हे पिशाचों को बाहर न निकाला जाए। नेविल लॉन्गबॉटम के पास उसके परिवार के सभी जादूगर और जादूगरनियों के खत आए, जिसमें उसे अलग अलग सलाह दी गई थी कि वो कौन सा विषय चुने, लेकिन नेविल जीभ बाहर निकालकर दुविधा और चिंता में अपने विषय की सूचियां पढ़ता रहा और लोगों से पूछता रहा। हरमाइनी ने किसी की सलाह नहीं ली और सारे विषय चुन लिए। हैरी मन ही मन मुस्काया जब उसने सोचा कि अगर वो जादूगरी के कैरियर के बारे में वर्णन अंकल और पेटूनिया आंटी से सलाह मांगेगा तो लोग क्या कहेंगे। ऐसी बात नहीं थी कि उसे किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया। पर्सी वीजली ने उसे अपने अनुभव का लाभ दिया था। उसने कहा, हैरी, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। अपने भविष्य के बारे में जितना जल्दी सोच सकोगे उतना अच्छा है।
इसलिए मैं भविष्य कथन पढ़ने की सलाह देता हूँ। लोग कहते हैं कि मगलुओं के अध्ययन का एक कमजोर विकल्प है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूँ कि जादूगरों के पास गैर जादूगर समुदाय की पूरी समझ होना चाहिए। मेरा भाई चार्ली हमेशा ही बहिर्मुखी किस्म का था। उसे घूमना पसंद था, इसलिए उसने जादुई जीवों की देखभाल का विषय चुना था। फैसला करते समय अपनी शक्तियों और प्रतिभा के हिसाब से काम करो हैरी। परंतु हैरी को दरअसल सिर्फ एक काम अच्छा लगता था, क्विडिच खेलना। अंत में उसने वही नए विषय चुन लिए जो रॉन ने चुने थे, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो उनमें कमजोर भी रहा तो भी उसकी मदद के लिए कम से कम उसके पास कोई दोस्त तो होगा। गरुड़द्वार का अगला क्विडिच मैच मेहनतकश के खिलाफ वुड डिनर के बाद हर रात को टीम से प्रैक्टिस करवा रहा था, इसलिए हैरी को क्विडिच और होमवर्क के अलावा किसी चीज के लिए वक्त नहीं मिल रहा था। बहरहाल प्रशिक्षण सत्र बेहतर होते जा रहे थे या कम से कम ज्यादा सूखे होते जा रहे थे। जब हैरी शनिवार के मैच की पहली वाली शाम को अपने कमरे में झाड़ू रखने गया, उसने सोचा इस बार गरुड़द्वार के क्विडिच कप जीतने की जितनी संभावना है उतनी पहले कभी नहीं थी। परंतु वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रहा। कमरे की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर उसे नेविल लॉन्गबॉटम मिला जो बौखलाया हुआ था। हैरी, मैं नहीं जानता ये किसने किया है, ये तो बस मुझे इस हॉल में मिला। भयभीत निगाहों से हैरी को देखते हुए नेविल ने धक्का देकर दरवाजा खोला। हैरी के संदूक का सामान हर तरफ बिखरा हुआ था। चोगा जमीन पर था, बिस्तर पर बिछी चादर खींचकर फेंक दी गई थी। पलंग की सिरहाने रखे कैबिनेट की दराज खुली थी। पूरा सामान चटाई पर। हैरी का मुंह खुला रह गया। वो दैत्यों के साथ सफर किताब के कुछ फटे पन्नों पर चलता हुआ बिस्तर के पास तक पहुंच गया। जब उसने और नेविल ने बिस्तर पर कंबल दोबारा डाले, तभी रॉन, डीन और सीमस अंदर आए। डीन जोर से चिल्लाया, क्या हुआ हैरी? पता नहीं, हैरी बोला, परंतु रॉन विशालों की जांच कर रहा था। रॉन ने कहा, कोई यहाँ कुछ ढूंढ रहा था, तुम्हारी कोई चीज गायब तो नहीं? हैरी ने अपनी सारी चीजें उठाकर संदूक में डाली। जब उसने लॉकहार्ट की आखिरी किताब को अंदर डाला तो उसे एहसास हुआ वहाँ कौन सी चीज नहीं थी। उसने धीरे से बताया, रिडल की डायरी गायब है। क्या? हैरी ने अपना सिर कमरे के दरवाजे की तरफ करके इशारा किया और रॉन उसके पीछे बाहर निकल आया। नीचे उतरकर एक बार फिर गरुड़द्वार के हॉल में पहुंचे जो आधा खाली था। वो हरमाइनी के पास बैठ गए, जो अकेली बैठकर पुरातन लिपियां फटाफट समझिए नामक किताब पढ़ रही थी। खबर सुनकर हरमाइनी भौचक्की रह गई। परंतु ये चोरी गरुड़द्वार का ही कोई विद्यार्थी कर सकता है, किसी और को हमारा पासवर्ड नहीं मालूम? हैरी बोला, वही तो। अगले दिन जब वे उठे तो बाहर सूरज की चमकदार रोशनी थी। हैरी गरुड़द्वार की भीड़ भरी टेबल के सामने घूमते हुए सोच रहा था, कहीं रिडल की डायरी का नया मालिक उसकी आंखों के सामने तो नहीं। हरमाइनी ने उसे चोरी रिपोर्ट करने की सलाह दी, परंतु हैरी को विचार पसंद नहीं आया। ऐसा करने से उसे टीचर की डायरी के बारे में सारी बातें बतानी पड़ेंगी। इसके अलावा कितने लोग ये जानते थे कि हैग्रिड को 50 साल पहले स्कूल से क्यों निकाला गया। हैरी इस मामले को दोबारा सबके सामने नहीं लाना चाहता था। हैरी जब रॉन और हरमाइनी के साथ अपना क्विडिच का सामान उठाने के लिए हॉल से बाहर आया तो उसकी चिंताओं की सूची में एक बहुत गंभीर चिंता जुड़ गई। वो संगमरमर की सीढ़ी पर कदम रख ही रहा था कि फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार मार डालो, चीर डालो, फाड़ डालो। वो जोर से चीखा। रॉन और हरमाइनी उछल गए। हैरी ने पीछे देखते हुए कहा, वही आवाज, मुझे अभी अभी वही आवाज आई है। उन्हें कुछ सुनाई दिया? रॉन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसने अपना सिर हिलाया, परंतु हरमाइनी ने अपने माथे पर हाथ ठोका। हैरी, मुझे लगता है कुछ समझ में आ रहा है, मुझे लाइब्रेरी जाना होगा। वो लपकते हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई। उसे क्या समझ में आ गया? हैरी ने उलझन में कहा। वो अब भी चारों तरफ देख रहा था और भांपने की कोशिश कर रहा था, आवाज कहाँ से आई। रॉन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या पता, मेरी तो कुछ समझ नहीं आया, परंतु उसे लाइब्रेरी में जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि हरमाइनी हमेशा यही कहती है, जब भी शंका हो तो लाइब्रेरी में जाओ। हैरी अनिश्चितता के साथ खड़े होकर फिर उस आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा। विद्यार्थी क्विडिच की पिच पर जाने के लिए अगले दरवाजे से निकल कर आ रहे थे। रॉन ने हैरी से कहा, बेहतर होगा तुम भी चल दो, 11 बज चुके हैं, मैच का समय हो गया है। हैरी गरुड़द्वार टावर में गया, अपनी निम्बस 2000 उठाई और मैदान को पार करने वाली बड़ी संख्या में एकत्रित विद्यार्थियों की भीड़ में शामिल हो गई। जोरदार तालियों के बीच दोनों टीमें पिच पर उतरी। ओलिवर वुड ने वार्म अप करते हुए
गोल पोस्टों के चारों तरफ उड़ान भरी। मैडम हुश ने गेंदें निकाली। मेहनत कश के खिलाड़ी हल्के पीले रंग के दुशाले में थे। हैरी बस झाड़ू पर चढ़ रहा था कि प्रोफेसर मैकगोनागल लगभग भागती हुई कुछ पर आई। उनके हाथ में बैगनी रंग का एक बड़ा मेगाफोन था। हैरी का दिल पत्थर की तरह डूब गया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने खचाखच भरे स्टेडियम को मेगाफोन से संबोधित करते हुए कहा, ये मैच रद्द कर दिया गया है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऑलिवर वुड को तो देखकर ऐसा लगा जैसे उसके होश उड़ गए हैं। वो प्रोफेसर मैकगोनागल की तरफ भागा, परंतु प्रोफेसर मैकगोनागल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेगाफोन पर बोलती रही, सभी विद्यार्थी अपने अपने हाउस के हॉल में जाएंगे। उनके हाउस प्रमुख उन्हें पूरी जानकारी देंगे। कृपया जितनी जल्दी पहुंच सके पहुंच जाएं। फिर उन्होंने मेगाफोन नीचे करते हुए हैरी को पास आने का इशारा किया। पॉटर, मैं सोचती हूँ बेहतर होगा तुम मेरे साथ चलो। हैरी ने सोचा कि इस बार वो उस पर संदेह कैसे कर सकती हैं। फिर उसने रॉन को शोर मचाती भीड़ से अलग होते देखा। जब वे महल की तरफ जा रहे थे तो रॉन भागकर पास आ गया। हैरी इस बात पर हैरान था कि प्रोफेसर मैकगोनागल को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ वीज़ली, शायद ये बेहतर होगा कि तुम भी साथ ही चलो। उनके चारों तरफ मंडरा रहे कुछ विद्यार्थी मैच रद्द होने पर बड़बड़ा रहे थे, बाकी चिंतित दिख रहे थे। हैरी और रॉन प्रोफेसर मैकगोनागल के पीछे पीछे स्कूल तक गए। संगमरमर की सीढ़ी के ऊपर चढ़े, परंतु वो उन्हें किसी ऑफिस में नहीं ले गई। हैरी का दिल भयानक तरीके से उछलने लगा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और वे लोग अंदर घुस गए। मैडम पॉम्फ्री 5th ईयर की घुंघराले बालों वाली लड़की पर झुकी थी। हैरी ने पहचान लिया, चील घात की लड़की थी। इसी लड़की से तो उन्होंने नाग शक्ति के हॉल तक जाने का रास्ता पूछा था। और उसके पास वाले बिस्तर पर थी हरमाइनी। रॉन कराहते हुए बोला। हरमाइनी पूरी तरह स्थिर थी, आंखें खुली हुई कांच जैसी हो गई थी। प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, ये दोनों मुझे लाइब्रेरी के पास मिली। मुझे नहीं लगता तुम दोनों में से इसके बारे में कोई कुछ बता सकता है। उनके पास ये फर्श पर पड़ा मिला था। उनके हाथ में एक छोटा गोल शीशा था। हैरी और रॉन दोनों ने हरमाइनी को घूरते हुए अपना सिर इनकार में हिलाया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने भारी आवाज में कहा, मैं तुम दोनों को गरुड़द्वार टावर ले चलूंगी। मुझे वैसे भी वहां जाकर विद्यार्थियों से कुछ कहना है। सभी विद्यार्थी शाम के 6 बजे तक अपने हाउस के हॉल में लौट आएंगे। टीचर तुम लोगों को हर क्लास के लिए ले जाएंगे। कोई भी विद्यार्थी टीचर के साथ रहे बिना बाथरूम नहीं जाएगा। क्विडिच के आगामी समस्त प्रशिक्षण और मैच स्थगित किए जाते हैं। शाम की सब गतिविधियां बंद। हॉल में इकट्ठे गरुड़द्वार के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर मैकगोनागल की सारी बातें खामोशी से सुनी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने थोड़े रुंधे गले से कहा, शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं, मैं जितनी दुखी हूँ उतनी पहले कभी नहीं थी। अगर हमलावर पकड़ा नहीं गया तो हो सकता है हमें स्कूल बंद करना पड़े। बीसली बंधुओं के दोस्त ली जॉर्डन ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, अब तक गरुड़द्वार के 2 विद्यार्थी बेजान हो चुके हैं और एक भूत भी। चील घात और मेहनत कश के एक विद्यार्थी पर हमला हुआ है। क्या किसी टीचर को नहीं दिख रहा कि नाग शक्ति के सारे विद्यार्थी सही सलामत हैं? इससे स्पष्ट नहीं होता कि ये नाग शक्ति वाले कर रहे हैं। वारिस भी नाग शक्ति का है, भयानक जानवर भी नाग शक्ति का है। ली के पीछे पर्सी वीजली कुर्सी पर बैठा था, परंतु इस बार वो अपने विचार प्रकट करने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे सदमे में था। जॉर्ज ने हैरी को बताया, पर्सी को बहुत सदमा लगा है। चील घात वाली लड़की पेनीलोप क्लियर वाटर है, प्रीफेक्ट है। मुझे लगता है उसने कभी नहीं सोचा होगा कि भयानक जानवर प्रीफेक्ट पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है। परंतु हैरी अधूरे मन से उसकी बातें सुन रहा था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने हरमाइनी की तस्वीर थी, जो अस्पताल के बिस्तर पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह लेटी थी। अगर अपराधी जल्दी नहीं पकड़ा गया तो हैरी को सारी जिंदगी डर्सली परिवार के साथ रहना पड़ेगा। टॉम रिडल ने हैग्रिड को सिर्फ इसलिए पकड़वाया था क्योंकि स्कूल बंद होने पर उसे मगलू अनाथालय जाना पड़ता। हैरी जान गया था कि टॉम को उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा। हैरी मन ही मन निर्णय लेते हुए बोला, हमें जाकर उससे बात करनी होगी। मुझे यकीन है उसने ये काम नहीं किया है, परंतु अगर उसने भयानक जानवर को पिछली बार खुला छोड़ा था तो वो जानता होगा कि रहस्यमयी तहखाने तक भीतर कैसे जा सकते हैं।
परंतु मैगोनिकल ने कहा था क्लासों के बाद हमें टावर में रुकना पड़ेगा। हैरी ने धीरे से कहा, मुझे लगता है अदृश्य चोगी को निकालने का वक्त आ गया है। हैरी को अपने पिता से विरासत में सिर्फ एक चीज मिली थी, एक लंबा चांदी जैसा सफेद अदृश्य चोगा। वे सिर्फ इसी के सहारे हैग्रिड से मिलने स्कूल के बाहर जा सकते थे। हर दिन की तरह आज भी वो सामान्य समय पर बिस्तर में लेट गए। उन्होंने इंतजार किया। नेविल, डीन और सीमस रहस्यमय तहखाने पर चर्चा बंद करके सो गए। इसके बाद हैरी और रॉन उठकर दोबारा कपड़े पहने और चोगा ओढ़ लिया। महल के अंधेरे और खामोश गलियारों के बाहर निकलना आनंददायक नहीं था। हैरी पहले भी कई बार रात में घूम चुका है, परंतु उसने दिन ढलने के बाद पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। टीचर्स, प्रीफेक्ट्स, भूत जोड़ियां बनाकर गलियारों में पहरा दे रहे थे। रात का आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थे। वे तेजी से हैग्रिड के घर की रोशनी भरी खिड़कियों के सामने बढ़े। सामने वाले दरवाजे के बाहर पहुंचकर अपना चोगा उतार दिया। उनके खटखटाने के कुछ ही क्षण बाद हैग्रिड ने दरवाजा खोला। उन्होंने देखा हैग्रिड ठीक सामने खड़ा था और धनुष बाण से निशाना साधे हुए था। उसका कुत्ता फ्रैंक पीछे से भौंक रहा था। ओह, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपना धनुष नीचे किया। हैरी ने अंदर घुसते समय धनुष की ओर संकेत किया। ये किस लिए है? कुछ नहीं, हमें उम्मीद थी। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठ जाओ, हम चाय बनाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता न हो कि वो क्या कर रहा है। उसका बड़ा सा हाथ घबराहट में कांपा और इस वजह से उसकी केतली टूट गई। हैरी बोला, तुम ठीक तो हो हैग्रिड? क्या तुमने हरमाइनी के बारे में सुना? हैग्रिड ने कांपती आवाज में कहा, ओह हाँ, हमने सुना था। वो घबरा कर बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था। उसने उन दोनों को उबले पानी के बड़े मग पकड़ा दिए। वो चाय पत्ती डालना भूल गया था। वो एक प्लेट में फ्रूट केक का एक बड़ा टुकड़ा रख रहा था कि तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। हैग्रिड के हाथ से फ्रूट केक छूट कर नीचे गिर गया। हैरी और रॉन ने दहशत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा और अदृश्य चोगा ओढ़कर एक कोने में चले गए। ये तसल्ली कर लेने के बाद कि वे छुप गए हैं, हैग्रिड ने धनुष उठाया और दरवाजा खोल दिया। गुड इवनिंग हैग्रिड। बाहर डंबलडोर थे। अंदर आते समय बहुत गंभीर दिख रहे थे। इसके एक पल बाद बहुत ही अजीब सा दिखने वाला आदमी उनके पीछे आया। नाटा और मोटा, भूरे बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर परेशानी थी। वो अजीब तरह के कपड़े पहने था, धारीदार सूट, लाल टाई, लंबा काला चोगा और नुकीले बैंगनी जूते। उसकी बांह के नीचे हरे रंग का हैट दबा हुआ था। रॉन ने कहा, ये डैडी की बॉस है, कर्नेलियस फज, जादू मंत्री। हैरी ने रॉन को चुप करने के लिए जोर की कोहनी मारी। हैग्रिड पसीना पसीना हो गया, कुर्सी पर गिर गया। तो कभी डंबलडोर को तो कभी कर्नेलियस फज को देखता। बुरा हुआ हैग्रिड, बहुत ही बुरा हुआ। मुझे आना ही पड़ा। मंगलुओं पर 4 हमले, बात बहुत बढ़ गई है। मंत्रालय को कुछ तो करना पड़ेगा। ये हमने नहीं किया। आप तो जानते हैं हमने नहीं किया प्रोफेसर डंबलडोर सर। हैग्रिड ने डंबलडोर की तरफ याचना भरी निगाहों से देखा। मैं ये बात अच्छी तरह कह देता हूँ कॉर्नेलियस कि मुझे हैग्रिड पर पूरा भरोसा है। डंबलडोर ने फज की ओर भुखती तान कर कहा। इस पर फज थोड़े परेशान हुए। देखो एल्बस, हैग्रिड का रिकॉर्ड उसके खिलाफ है। मंत्रालय को कुछ तो करना पड़ेगा। स्कूल के गवर्नर बार बार मुझसे संपर्क कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। फिर भी कॉर्नेलियस, मैं तुम्हें बता दूं कि हैग्रिड को ले जाने का कोई फायदा नहीं है। डंबलडोर ने कहा। उनकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो हैरी ने पहले कभी नहीं देखी थी। फज ने अपने हैट के साथ खेलते हुए कहा, इसे मेरे नजरिए से देखिए, मुझ पर बहुत दबाव है। अगर बाद में पता चलता है कि हैग्रिड ने नहीं किया है ये काम तो उसे छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा। परंतु अभी ऐसा नहीं करूँगा तो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना होगा। हमें ले जाएंगे? हमें कहाँ ले जाएंगे? हैग्रिड ने कांपते हुए पूछा। कुछ दिनों की बात है, ये सजा नहीं है हैग्रिड, सिर्फ सावधानी है। अगर कोई पकड़ा गया तो माफी मांगकर तुम्हें रिहा किया जाएगा। फज ने हैग्रिड से नजरें चुराते हुए कहा, कहीं अस्कुबान जेल में तो नहीं? हैग्रिड ने घबराई हुई आवाज में कहा। इससे पहले कि फज जवाब दे पाते, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। डंबलडोर ने दरवाजा खोला। अब पसलियों में कोहनी खाने की हैरी की बारी थी। उसने जोर की सांस खींची थी। लूसियस मैल्फॉय हैग्रिड की झोपड़ी में आ गया। वो सफर वाला लंबा काला चोगा पहने था। उसके चेहरे पर एक ठंडी और संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसने बहुत प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, तो तुम पहले से ही हो यहाँ फज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हैग्रिड गुस्से से बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे घर से निकल जाओ। भले आदमी, मेरा विश्वास करें, मुझे कोई खुशी नहीं है आपके इस अगर आप इसे घर कहते हैं तो। लूसियस मैल्फॉय ने व्यंगपूर्ण दृष्टि से छोटे कमरे में चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं स्कूल गया था और वहाँ मुझे बताया गया कि हेडमास्टर यहाँ हैं। और आपको मुझसे क्या काम था लूसियस? डम्बलडोर ने कहा। वो विनम्रता से बोल रहे थे परंतु उनकी नीली आंखें सुलग रही थी। दुखद है डम्बलडोर, मिस्टर मैल्फॉय ने अलसाई अंदाज में बोलते हुए चर्म पत्र का रोल निकाला, परंतु गवर्नरों को लगता है कि आपके हटने का समय आ गया है। ये आपकी बर्खास्तगी का आदेश है। पूरे 12 दस्तखत मिलेंगे। हमें लगता है कि स्थिति संभालना आपके बस में नहीं है। इतने सारे हमले हो चुके हैं, आज दोपहर में ही 2 हमले हुए हैं, है ना? इस तरह से तो हॉगवर्ट्स में एक भी मगलू बच्चा नहीं बचेगा। हम सब जानते हैं कि इससे स्कूल को कितना भारी नुकसान होगा। ओह देखो लूसियस, डम्बलडोर की बर्खास्तगी नहीं, जो आखिरी चीज हम चाहते हैं वो है। फज ने स्तब्ध दिखते हुए कहा। फज, हेडमास्टर की नियुक्ति या बर्खास्तगी गवर्नर के हाथ में होती है, और चूंकि डम्बलडोर इन हमलों को नहीं रोक पाए हैं, मिस्टर मैल्फॉय ने रेशमी अंदाज में कहा, देखो लूसियस, अगर डम्बलडोर उन्हें नहीं रोक पाए हैं तो फिर उन्हें कौन रोक सकता है? फज ने कहा। उसके ऊपरी होंठ पर पसीना आ रहा था। ये तो वक्त ही बताएगा, परंतु हम 12 गवर्नरों की यही राय है। लूसियस मैल्फॉय ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। हैग्रिड उछलकर खड़ा हो गया। ये तो बताओ मैल्फॉय कि तुमने कितनों को धमकाया और ब्लैकमेल किया है कि वो दस्तखत करने को तैयार हुए हैं। देखो हैग्रिड, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें एक न एक दिन मुसीबत में डाल देगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अज़्काबान जेल के पहरेदारों पर मत चिल्लाना, वो इस बात को कतई पसंद नहीं करेंगे। लूसियस मैल्फॉय ने कहा। तुम डम्बलडोर को नहीं हटा सकते, हैग्रिड चीखा। उसकी चीख सुनकर फैंग अपने बास्केट में दुबक गया और किकियाने लगा। उन्हें हटा दिया तो मगलू बच्चों के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इसके बाद तो हत्याएं होंगी ही। शांत हो जाओ हैग्रिड, डम्बलडोर ने तीखे स्वर में कहा और फिर लूसियस मैल्फॉय की तरफ देखा। अगर गवर्नर चाहते हैं कि मैं हट जाऊं तो मैं निश्चित रूप से हट जाऊंगा, परंतु फज ने हकलाते हुए कहा। डम्बलडोर ने अपनी चमकती नीली आंखें लूसियस मैल्फॉय की ठंडी भूरी आंखों पर से नहीं हटाईं। बहरहाल डम्बलडोर ने बहुत धीमे और स्पष्ट स्वर में कहा, तुम लोग पाओगे कि मैं इस स्कूल से सचमुच तभी बाहर जाऊंगा जब यहाँ मेरा एक भी वफादार नहीं बचेगा। तुम ये भी पाओगे कि मदद मांगने वालों को हॉगवर्ट्स में हमेशा मदद मिलेगी। एक पल के लिए हैरी को लगा कि डम्बलडोर की आंखें उसी कोने को देख रही हैं जहां वो और रॉन छुपकर खड़े थे। बेहतरीन जज्बात। अलबस हम सब आपकी काम करने की व्यक्तिगत शैली को याद रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका उत्तराधिकारी किसी तरह से हत्याओं को रोकने में सफल होगा, मैल्फॉय ने सिर नीचा करते हुए कहा। मैल्फॉय ने दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोला, डम्बलडोर को सिर झुकाकर बाहर निकलने का संकेत किया। डम्बलडोर बाहर चले गए। फज, जो हैट से छेड़छाड़ कर रहे थे, हैग्रिड के अपने से आगे जाने का इंतजार करने लगे, परंतु हैग्रिड अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने एक गहरी सांस ली और सावधानी से कहा, अगर कोई कुछ जानना चाहता है तो उसे सिर्फ मकड़ियों का पीछा करना होगा, वो सही जगह पर पहुंच जाएगा। हमें बस इतना ही कहना है। फज ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। ठीक है, हम चल रहे हैं, परंतु जब वो दरवाजे से फज के पीछे निकलने वाला था कि फिर एक बार रुक गया और जोर से बोला, जब तक हम बाहर रहेंगे तो किसी को फैंग को खाना खिलाना होगा। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। रॉन ने अदृश्य चोगा उतार दिया। उसने भरे गले से कहा, हम मुश्किल में फंस चुके हैं। डम्बलडोर भी चले गए। हो सकता है वो लोग आज रात ही स्कूल बंद कर दें। उनके जाने के बाद तो स्कूल में हर एक दिन हमला होगा। फैंग गुर्राते हुए बंद दरवाजे पर पंजा मारने लगा।